नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे जीएस प्लैनेट बाय शिव यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम लोगों ने जीएस के लेक्चर को स्टार्ट किया हुआ था, हिस्ट्री और पॉलिटी की अभी शुरुआत हुई है। हिस्ट्री के लेक्चर कंप्लीट हो रहे हैं, 4-5 लेक्चर हो चुके हैं। पॉलिटी के 2 लेक्चर हुए हैं, आज इस पॉलिटी का तीसरा लेक्चर है। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने बात की थी। पहले लेक्चर्स में पॉलिटी के हमने सिलेबस के बारे में बात की थी कि एग्ज़ाम में क्या क्या आता है, ठीक है। सारे टॉपिक्स को हम लोगों ने एनालाइज़ किया था। उसके बाद दूसरे लेक्चर में हमने गवर्नमेंट और उसके प्रकार के बारे में, उनके ऑर्गन के बारे में समझा था। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें समझने की ज़रूरत थी। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड देम। तो आज हम आगे लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और अगला टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ट्रिकी और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है ये पॉलिटी का। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया, भारत का संवैधानिक विकास। ये कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है क्योंकि जो बेसिकली ये जो टॉपिक है वो तभी आपको बेहतर तरीके से समझ में आता है जब आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अच्छा हो, या यूँ कहे कि एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, तब जाकर ये समझ में आता है। हम आज ये पढ़ेंगे कि भारत में जो संविधान बना, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं भारत का जो संविधान है वो कब लागू हुआ है, वो 26 जैन 1950 को लागू हुआ है। बट जो ये कॉन्स्टिट्यूशन ये इम्प्लीमेंट हुआ है, ये जो एग्जीक्यूट हुआ है, क्या इसकी शुरुआत उसी समय हुई थी? नहीं। जो संविधान हमने अपना मॉडर्न संविधान जो आज लागू, उसकी तो शुरुआत तब हुई थी जब संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन हुआ था, जो कि 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। लेकिन संविधान बनने की जो प्रक्रिया थी वो उससे पहले शुरू हो चुकी थी, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन हुआ था। ये कैसे हुआ समझते हैं। तो थोड़ा सा एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ लेते हैं, उसके बाद ये आपको टॉपिक समझ में आएगा। अभी के लिए समझिए, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, कि नहीं पता तो जान लीजिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन होता है 1608 में। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन जो हुआ था वो 1600 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था, ब्रिटिश महारानी, ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के चार्टर के द्वारा, जो 1600 में वहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ। उसके बाद भारत में इसको ट्रेड कंडक्ट करने की इजाज़त उस समय के मुग़ल एम्परर जहांगीर ने दी थी। 1608 में उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की, जो कि धीरे धीरे 1608 में स्थापित करना शुरू किया था, फिर 2-3 वर्षों में वो कंप्लीट हुआ था। वहाँ से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन की शुरुआत हुई थी। यहाँ किस लिए आया थी ईस्ट इंडिया कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी का एकमात्र मोटो था, एकमात्र जो उद्देश्य था वो था ट्रेड, यानी कि व्यापार, अपने व्यापार को बढ़ाना और भारत के मार्केट पे कब्जा करना, क्योंकि भारत एक उस समय सोने की चिड़िया थी। इट वाज अ गोल्डन स्पैरो ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि हम पूरी दुनिया के समृद्ध अर्थव्यवस्थाओं में से एक थे। तो ऐसे बड़े अर्थव्यवस्था वाले देश को एक ट्रेड स्पॉट में कन्वर्ट करना चाहते थे अपने फ़ायदे के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उनका आगमन यहाँ पर शुरू होता है। तो लेकिन इम्पॉर्टेंट बात जो होती है ये कि जब उनका व्यापार का जो प्रसार हुआ वो बंगाल में जा पहुँचा, तो बंगाल में जब उन्हें व्यापार करने की इजाज़त 1718 में, कब? 1718 में, 1717 भी या 18 भी, दोनों लिखा रहता है। एग्जैक्टली 1717 या 18 मान के चलते हैं। उस समय के मुग़ल बादशाह थे फर्रुख सियर। कौन थे? फर्रुख सियर। सुनते रहिएगा, बाकी इतिहास में ये आपको क्लियर होगा, ठीक है। इतिहास अभी टॉपिक चल रहा है, अभी प्राचीन इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं, एंसेंट इंडिया। जैसे हम मॉडर्न इंडिया में प्रवेश करेंगे तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें फिर से रिकॉल होंगी। तो फर्रुख सियर जो कि एक मुग़ल बादशाह थे, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में ड्यूटी फ्री ट्रेड यानी कि मुफ्त में व्यापार करने की इजाज़त दे दी, यानी कि उन्हें बंगाल में व्यापार करने के लिए किसी भी प्रकार का टैक्स देने की जो है ज़रूरत नहीं थी। क्योंकि ये जो एक बहुत बड़ा लैंडमार्क जो डिसीजन लिया गया था, इससे बंगाल की जो लोकल पॉलिटिक्स थी उसमें बहुत बड़ा चेंज आने वाला था। क्योंकि उस समय बंगाल के जो नवाब थे, क्योंकि आपको आगे पता चलेगा कि मुग़ल जो बादशाह थे उनकी पकड़ भारत में 1707 के बाद कमज़ोर हो गई थी, औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद। उसके बाद जो भी मुग़ल बादशाह थे उनके हाथों से कंट्रोल जब खिसकता गया, तो धीरे धीरे पूरे भारत में छोटे छोटे राजवंशों का उदय हो। जैसे कि अगर हम समझते हैं तो ये भारत है, ये बंगाल है, बंगाल में अलग हो गए, मराठों का अपना अलग था,
हैदराबाद अलग था, मैसूर अलग था, अवध अलग था, पंजाब अलग था। तो ये सब लोग अपने अपने हिसाब से शासन कर रहे थे। दो मुगल एम्परर थे, लेकिन उनका कंट्रोल पूरी तरह से अब इन राज्यों से छूट गया था। ठीक है। तो जब बंगाल में व्यापार करने की ईस्ट इंडिया कंपनी की इजाज़त मिली, तो बंगाल के नवाबों के साथ उनकी संघर्ष देखने को मिला, क्योंकि नवाबों ने परमिशन को ग्रांट नहीं किया। तो धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों के बीच में मतभेद या डिफरेंसेस बढ़ते जाएंगे। इसी डिफरेंसेस को लेकर प्लासी का युद्ध होता है 1757 में। बैटल ऑफ प्लासी जब होगा, उसके बाद 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होगा। यहाँ पे प्लासी का हुआ था युद्ध, और 1764 में क्या हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था। जो बक्सर का युद्ध हुआ यहाँ पर, उसके बाद भारत में बक्सर के युद्ध में जब ब्रिटिश सेना ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल को हराया, चूँकि बंगाल के सेना में उस समय बंगाल को अवध तथा दिल्ली के मुग़ल बादशाहों का भी, मुग़ल बादशाह शाह आलम सेकंड का भी सहयोग मिला था। तो संयुक्त जो ज्वाइंट फोर्स थी, उसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने पराजित कर दिया था। जो 1764 में बंगाल के पराजय के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुई थी। इलाहाबाद की संधि के बाद क्या हुआ था, बंगाल में द्वैध शासन शुरू हो गया था। क्या शुरू हो गया था, डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट शुरू हो गया था। कहाँ पर, बंगाल में। ये डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि शासन को दो हिस्सों में बांट दिया गया था। शासन को दो हिस्सों में बांटा गया था। एक हिस्सा था रेवेन्यू का यानी राजस्व का, और एक था एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन का। जो प्रशासन का भाग था वो बंगाल के नवाब को दे दिया गया था, और जो रेवेन्यू था वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने हाथ में रख लिया था। इससे क्या हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को जब बंगाल में रेवेन्यू कलेक्ट करने का परमिशन मिला, तो उन्होंने जमकर यहाँ पर राजस्व की उगाही की, या यूँ कहें उसे बहुत ज़्यादा उन्होंने पैसे बनाए। और ये अब बड़ा ही विचित्र था, जो विदेशी थे यहाँ पर आकर वो टैक्स वसूलेंगे, जिनको देना चाहिए था वो टैक्स वसूलेंगे। तो ये जो कंप्लीट व्यवस्था थी, उसे हम डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट या द्वैध शासन कहते हैं, जो कि बंगाल में 1765 में लागू हुई थी। इस 1765 में द्वैध शासन के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे, जो उनके एम्प्लॉय थे, उन्होंने अपना इंडिविजुअल ट्रेड सेटअप कर लिया, अपना खुद का व्यापार करने लगे हो। जैसा कि आप ये समझिए कि जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो कोलगेट को बेचने के लिए किसी शहर में जाता है, तो धीरे धीरे जब उसको पावर्स मिलते हैं, तो उसने अपने खुद की एक टूथपेस्ट कंपनी डाल ली हो। इस तरह से कंपनी के कर्मचारी काम करने लगे थे। इससे क्या होने लगा, कंपनी के जो कर्मचारी थे उन्होंने व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार करना शुरू कर दिया। तो भ्रष्टाचार भी बढ़ा, भ्रष्टाचार के साथ साथ कंपनी को नुकसान भी होने लगा, और जब कंपनी को नुकसान हुआ तो ब्रिटिश सरकार को भी नुकसान हुआ। ध्यान दीजिए, ये जो कंपनी है ब्रिटिश सरकार की कंपनी नहीं थी, ये इंग्लिश कंपनी थी, इंग्लैंड की एक कंपनी थी। तो इनसे जो भी रेवेन्यू हासिल होता था ब्रिटिश सरकार को, उसमें भी तो कमी आएगी भैया। जब कंपनी को नुकसान हो रहा तो ब्रिटिश सरकार को भी नुकसान हुआ। तो ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के अंदर जो ये मलफंक्शनिंग चल रही थी, जो ये पूरी तरह से दुर्व्यवस्था चल रही थी, इसको दूर करने के लिए पहली बार प्रयास किया गया, और उसे कहा गया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ इंडिया। जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ इंडिया था, ये भारत में ब्रिटिश सरकार के द्वारा लागू होने वाला पहला कानून था। हालांकि ये जो कानून था, ये जो लॉ था, ये केवल बंगाल तक ही सीमित था, लेकिन शुरुआत यहाँ से होती है। तो यहीं से फिर धीरे धीरे एक के बाद एक कई सारे एक्ट्स पारित किए जाएंगे, और उन्हीं एक्ट्स के प्रावधानों के अनुसार, उन्हीं एक्ट्स के प्रोविज़न के अनुसार भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद में ब्रिटिश क्राउन का शासन भारत में विस्तारित होगा। यहाँ पर उनका शासन बढ़ता जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर चीज़ें समझ में आई होगी। हाँ, अब हम बात करते हैं जो भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान, अब देखिए भारत में जो संवैधानिक विकास की यात्रा रही है, वो दो चरणों में होती है। संवैधानिक विकास यानी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की जो एक ट्रैवल हिस्ट्री रही है, वो दो चरणों में रहेगी। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के समय। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब तक चला था? 1857 की क्रांति तक, 1857 रिवोल्ट तक ही ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल भारत में चला था। उसके बाद रेवोल्यूशन के बाद ब्रिटिश क्राउन ने सीधे भारत में जहाँ जहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, वहाँ वहाँ ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथ में ले लिया। और जब ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथ में ले लिया, तो उसके बाद 1857 से लेकर 1947 तक जो भी
कानून नियम पारित होंगे वो क्राउन के आदेश या क्राउन के आदेश से, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उसके अनुसार चलेगा। उसमें वायसराय का बहुत महत्वपूर्ण रोल होगा, हम सब आगे आगे देखेंगे। तो इस तरह से हम 2 चरणों में भाग सकते हैं। पहला होगा संवैधानिक विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के समय के, यानी उस समय कौन कौन से कानून भारत में पारित हुए थे, और दूसरा होगा ब्रिटिश क्राउन के समय कौन कौन से। एक नज़र में इसको देख लेते हैं। पहला होगा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ इंडिया 1773, ये पहला कानून था। इसीलिए कहा जाता, आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, भारत में संवैधानिक विकास की यात्रा प्रारंभ होती है किस अधिनियम से, तो ऑप्शन में ये चारों दे सकते हैं। तो ऑप्शन में करेक्ट क्या होगा, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ इंडिया 1773। उसके बाद दूसरा अधिनियम पारित होगा पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट 1784। फिर होगा चार्टर अधिनियम। चार्टर अधिनियम 4 बार आएगा। चार्टर का अर्थ होता है अधिकार पत्र। क्या था इसमें, क्या प्रोविजंस, क्या चेंजेस हुए थे, हम आगे भी देखेंगे लेक्चर में। तो चार्टर एक्ट 1853 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की वापसी हो जाएगी 1857 में, और उसके बाद जब ब्रिटिश क्राउन अपने हाथ में ले लेगा तो वहाँ से फिर कई सारे कानून भारत में होंगे। पहला होगा 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, दूसरा होगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ये 3 बार आया था। फिर 92 में आएगा, 1909 में आएगा, जिसे मार्लेमेंटो रिफॉर्म्स के भी नाम से जाना जाता है, मार्लेमेंटो सुधार के नाम से। फिर आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। फिर आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और अंत में आएगा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, यानी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो ये कुल इतने अधिनियम पारित हुए थे। हम आगे इनके, अब आप इसमें डाउट हो रहा होगा कि कहीं पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, कहीं पर काउंसिल एक्ट है, कहीं पर इंडिपेंडेंस एक्ट है, इसके अंतर को भी हम आगे लेक्चर में समझेंगे। तो अभी हम पढ़ते हैं सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के समय संवैधानिक विकास। ये बड़ा टॉपिक है, ये भी 2 खंड में होगा, ठीक है। तो पहला तो देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ इंडिया क्या था ये, ठीक है। तो इसकी अगर हम फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताओं की अगर बात करें तो अधिनियम के द्वारा भारत में संवैधानिक विकास की शुरुआत हुई है। द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट किक्ड ऑफ इन इंडिया आफ्टर दिस एक्ट। समझ में आया, पहला एक्ट था। और इसमें क्या किया गया था, केंद्रीय शासन की नींव डाली गई थी, सेंट्रल रूल की नींव डाली गई। सेंट्रल रूल कैसे नींव था हम आगे समझेंगे प्रोविजन में। अभी के लिए इतना समझिए क्या विशेषता थी। इसके दौरान केंद्रीय शासन की शुरुआत की गई। इंपॉर्टेंट प्रोविजन क्या थे, पहली बात तो सारी की सारी देखिए, बंगाल की समस्या क्या थी, बंगाल की समस्या थी द्वैध शासन, डुअल सिस्टम। क्योंकि इसमें आधा शासन जो चला रहे थे, रेवेन्यू कौन हैंडल कर रहा था, रेवेन्यू ईस्ट इंडिया कंपनी हैंडल कर रही थी, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन कौन देख रहा था, एडमिनिस्ट्रेशन कौन देख रहे थे, बंगाल के नवाब देख रहे थे। तो पूरी तरह से समस्या यहाँ पर दिख रही थी। क्यों, क्योंकि जिनको रेवेन्यू हासिल करना था उनको गवर्नेंस नहीं देना था, और जिनको गवर्नेंस करना था उनको रेवेन्यू नहीं मिल रहा है। यानी कि बिना अकाउंटेबिलिटी का शासन चल रहा है और बिना शासन का अकाउंटेबिलिटी चल रहा है। तो इससे समस्याएं बढ़ेंगी और कुव्यवस्था पूरी तरह से फंक्शनिंग पूरी तरह से दिखाई देगी। तो सबसे पहले इस अधिनियम में क्या किया गया, बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया, यानी कि जो दोहरा शासन था वो समाप्त कर दिया गया। अब जब चूंकि दोहरा शासन बंगाल में समाप्त कर दिया गया, यानी रेवेन्यू और जो ये एडमिनिस्ट्रेशन का बंटवारा था, ये दोनों को अब मर्ज कर दिया जाएगा, मिक्स कर दिया, यानी कोई एक ही अथॉरिटी, सिंगल अथॉरिटी ही होगी जो इसे हैंडल करेगी। अब जाहिर सी बात है, अगर अब विकल्प तो था, या तो वापस से बंगाल के नवाब को दे दिया जाए या ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरा दे दिया जाए। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प चुना गया, क्या कि पूरी के पूरे रेवेन्यू भी, एडमिनिस्ट्रेशन पूरी की पूरी तरीके से वो दोनों विषय दे दिए गए किसको ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो इस तरह से भारत का पहला प्रांत जो बंगाल था वो पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नेंस के अंडर आ गया। तो यहाँ से हुई बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति, और बंगाल का संपूर्ण शासन ब्रिटिश गवर्नर को सौंपा गया। जो देखिए समझते हैं, देखो जब ईस्ट इंडिया इस समय जिस समय ये एक्ट आया था तो उस समय भारत में अगर हम बात करें तो 3 प्रांत ऐसे थे जहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल था। एक था बंगाल, दूसरा था मद्रास, और तीसरा था बॉम्बे। ठीक है, बॉम्बे, बंगाल और मद्रास। तो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल था। अब इस एक्ट के बाद पूरी तरह से जो बंगाल का क्षेत्र था अब किसको सौंप दिया गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो यहाँ पर जो कंट्रोल होता था वो गवर्नर के हाथों होता था। यहाँ पर भी गवर्नर होता था, मद्रास में भी गवर्नर होता था, और बॉम्बे के गवर्नर, 3 अलग अलग गवर्नर हुआ करते थे। अभी क्या किया जा रहा है, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा
जो बंगाल में गवर्नर था उसी को अब गवर्नर जनरल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? गवर्नर जनरल, यानी गवर्नर जनरल वॉज अपॉइंटेड इन बंगाल। और ऐसा पहला गवर्नर जनरल कौन होता है? वॉरेन हेस्टिंग। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि बंगाल में पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। याद रखें, ये भारत का गवर्नर जनरल नहीं है, सिर्फ बंगाल का गवर्नर जनरल है। क्लियर है? क्योंकि अभी भी बंगाल में ही शासन है, मद्रास और बॉम्बे में भी। तो यहाँ पर मद्रास और बॉम्बे का क्या किया? जो मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर थे इनको बंगाल के ही अधीन कर दिया गया। इसीलिए मैंने कहा ना कि केंद्रीय शासन की शुरुआत हुई। इसको समझिए, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो केंद्र सरकार है, और मद्रास और बॉम्बे की अपनी प्रांतीय सरकारें हैं। कंट्रोल किसके हाथ में दे दिया गया? बंगाल गवर्नर जनरल के हाथ में दे दिया गया। क्लियर है? मद्रास तो इस प्रकार से देखा जाए तो केंद्रीय शासन, सेंट्रल रूल की स्थापना हुई। और एक और इम्पोर्टेंट इसमें मैं लिखना भूल गया हूँ कि जो कंपनी के निजी व्यापारी, कंपनी के कर्मचारी थे, उनका जो निजी व्यापार था यानी प्राइवेट ट्रेड था, वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया। सरकार ने यह निर्णय लिया कि जो कंपनी के कर्मचारी हैं वो अपना इंडिविजुअल ट्रेड जो कर रहे थे उसे समाप्त कर दिया, क्योंकि वो भ्रष्टाचार की एक महत्वपूर्ण कड़ी थी। तो इस तरह से अब कंपनी का कोई भी कर्मचारी अपना व्यापार नहीं कर पाएगा। क्लियर हो रहा है? तो क्या क्या प्रावधान किया गया? पहला है कि द्वैध शासन को समाप्त किया गया, डुअल सिस्टम को ख़त्म किया गया। बंगाल के संपूर्ण शासन किसको दे दिया गया? ब्रिटिश गवर्नर को। तो अब नवाब क्या होगा? नवाबशाही समाप्त हो गई बंगाल में, ख़त्म। अब कोई नवाब नहीं होगा, जो कुछ भी हो बंगाल में उसे गवर्नर जनरल अपने स्टाफ के साथ कंडक्ट करेगा। तो बंगाल में गवर्नर जनरल की नियुक्ति, मद्रास बॉम्बे को अधीन कर दिया गया, और कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। ध्यान दीजिए, ये वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जिसे हम जानते हैं। ये शुरुआत में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट जो बनाया गया, ये 73 में प्रावधान किया गया था, लेकिन इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1774। समझिए ये कोर्ट करता क्या था? कोर्ट ज़्यादातर ये कंपनी के ही मामलों को सुलझाता था। अभी इसको पूरी तरह से ज्यूरिसडिक्शन नहीं दिए गए थे कि भारत के न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के, लेकिन धीरे धीरे जब आगे वॉरेन हेस्टिंग फिर कॉर्नवालिस इसमें आएंगे अगले गवर्नर जनरल, तो वो भारत की न्यायपालिका यानी न्यायिक प्रक्रिया में भी सुधार करेंगे, उसको भी हम देखेंगे आगे। तो इस तरह से 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ इंडिया पारित हुआ। अब इस एक्ट में सबसे बड़ी समस्या क्या हो गई? ध्यान दीजिए कि कंपनी अब दोहरा काम कर रही है। ये व्यापार भी कर रही है यानी ट्रेड भी कंडक्ट कर रही है, और दूसरा प्रशासन भी संभाल रही है यानी एडमिनिस्ट्रेशन भी संभाल रही है। तो ये समझिए, जैसे कि मान लीजिए कोई कंपनी बजाज है, बजाज के जो भी मुखिया हैं वो व्यापार भी संभालेंगे और मुख्यमंत्री भी होंगे या प्रधानमंत्री भी होंगे। तो पूरी तरह से दोनों काम जस्टिफाई तरीके से नहीं कर पाएंगे, या तो उनका व्यापार प्रभावित होगा या तो प्रशासन प्रभावित होगा। अभी यहाँ पर समस्या आने लगी क्या कि दोनों में एक ओवरलैपिंग नज़र आने लगी। इस ओवरलैपिंग को डिस्टिंग्विश यानी कि इसे अलग करने की ज़रूरत आन पड़ी। तो इसलिए क्या किया जाएगा? दूसरा एक्ट आएगा। तो जो दूसरा एक्ट आया उसका नाम क्या था? पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट। क्या नाम था इसका? पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट। इसे पिट्स ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता? क्योंकि जो उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटिश, उनका पूरा नाम तो नहीं पता, लेकिन उनका पूरा नाम नहीं था, पूरा नाम तो नहीं पता, लेकिन उनका नाम था पिट। तो चूंकि ये उनका प्रपोजल था, इसीलिए इसे पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट कहा गया। अब इसमें देखिए, हमने आपको समस्याओं को बता ही दिया था कि क्या प्रॉब्लम थी। गवर्नेंस की प्रॉब्लम थी, एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम थी। तो उसको सुलझाने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। तो क्या किया गया था? कंपनी के राजनैतिक, प्रशासनिक तथा व्यापारिक कार्यों को अलग किया गया। मतलब इस एक्ट के द्वारा कंपनी के जो एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स थे, एडमिनिस्ट्रेटिव या पॉलिटिकल अफेयर्स, तथा जो कमर्शियल अफेयर्स था उनको अलग कर दिया गया। जो कमर्शियल अफेयर्स थे उसको संभालने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया, यानी कि एक डिपार्टमेंट बनाया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। अब ये क्या करेगा? ये सोलली इसके जो मेंबर्स होंगे वो सिर्फ व्यापार देखेंगे। क्लियर है? इनका प्रशासन से कोई लेना देना नहीं होगा। अब दूसरा क्या था? जो पॉलिटिकल अफेयर्स था वो किसको सौंप दिया गया? वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को सौंपा गया है। यानी कि ब्रिटिश के द्वारा भारत में पहला राजनीतिक इकाई, पहली पॉलिटिकल यूनिट सेटअप कर दी गई है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसका हेड कौन था? गवर्नर जनरल, और इसके मेंबर थे उस समय 4, और ये चारों ब्रिटिश होंगे। अब आप समझ लीजिए, भारत में राजनीतिक इकाई मतलब बंगाल, मद्रास और जो बॉम्बे थी, इन तीनों प्रांत में सबसे बड़ा निर्णय लेने वाला संस्था कौन हो गई? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। यही बोर्ड ऑफ कंट्रोल धीरे धीरे इसमें मेंबर्स बढ़ते जाएंगे, इसके एक्टिविटीज़ को और इनलार्ज किया जाएगा। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल जब ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो जाएगा तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ही
किस में बदल दिया जाएगा, किसमें, काउंसिल में बदल दिया जाए, यानी परिषद में बदल दिया जाए। फिर उस परिषद में जो सुधार किया जाएगा उसे ही परिषद अधिनियम या काउंसिल एक्ट कहा जाएगा। ये हम आगे देखेंगे। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था यहाँ पर बन गई। तो ये पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट की बात हुई। इसमें क्या किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को स्टैब्लिश किया गया। इसमें क्या किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को स्टैब्लिश किया गया। एक मिनट, जिसका मुख्य काम क्या था, पॉलिटिकल अफेयर्स को डील करना, और फिर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कि व्यापारिक या कमर्शियल अफेयर्स को कंडक्ट करती थी। अब आगे देखते हैं। अब इम्पॉर्टेंट है अगला चार्टर एक्ट, चार्टर अधिनियम जिसे कहते हैं। ध्यान दीजिए, वर्ड पर ध्यान दीजिए। चार्टर, चार्टर का मतलब होता है अधिकार पत्र। क्या, अधिकार पत्र, यानी कि एक तरह का राइट इशू किया गया रहा। अधिकार पत्र किसको इशू किया गया था, ये ईस्ट इंडिया कंपनी, किसके द्वारा, ब्रिटिश महारानी के द्वारा। जो ब्रिटिश शासक हुआ करता था, जो क्राउन हुआ करता था, वो ये चार्टर प्रदान करता था किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, भारत के संदर्भ में। तो समय समय पर लगभग 20-20 वर्षों के अंतराल में ये 4 चार्टर जो आए थे उन्हीं को अब हमें देखना है। इसमें सबसे पहला चार्टर कौन सा होगा, 1793 पहला चार्टर अधिनियम होगा। इसमें क्या किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में अगले 20 वर्षों का व्यापारिक एकाधिकार, ध्यान दीजिए, ट्रेड मोनोपोली दिया गया। ट्रेड मोनोपोली का मतलब समझिए कि एकाधिकार का मतलब होता है कि ऐसा बाज़ार जिसमें एक प्रोडक्ट का केवल और केवल एक ही विक्रेता हो, एक ही सेलर हो। अब ज़रा समझिए, एक ऐसा मार्केट है जहाँ पर मान लीजिए कि कोई जीन्स बेचने का एक मार्केट है, और उस मार्केट में जीन्स बेचने का केवल एक ही दुकान है। तो उस पूरे मार्केट में जीन्स के प्रोडक्ट पर उस दुकान की पूरी तरह से एकाधिकार होगी, मोनोपोली। वो जितने रेट में चाहेगा, जैसा चाहेगा वैसा कर सकता है, ठीक है। तो इसे मोनोपोली कहा जाता है। तो यहाँ पर मोनोपोली का संदर्भ भारत में किस तरह से है, समझ लेते हैं। कि जो ट्रेड मोनोपोली की बात की जा रही है, कि जो ब्रिटेन था, देखिए ब्रिटेन में केवल एक ही कंपनी नहीं थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा भी बहुत सारी कंपनियां थी। वो भारत में व्यापार करना चाहती थी, लेकिन भारत में व्यापार जो का अधिकार जो दिया गया था वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला था। बाकी अन्य ब्रिटिश कंपनी को यहाँ पर व्यापार करने का अधिकार नहीं था। तो इसीलिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में जो व्यापार था वो पूरी तरह से मोनोपोली थी। तो इस मोनोपोली को 20 वर्षों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, यानी कि कोई और ब्रिटिश कंपनी, मान लीजिए XYZ है, उसे भारत में व्यापार करने की इजाज़त नहीं मिलेगी। क्लियर है। दूसरा पॉइंट जो इसमें ये है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था, उसके स्टाफ और सदस्यों, जो भी मेंबर्स थे, उसके स्टाफ थे, उसकी जो भी सैलरी, यानी कि उसके एडमिनिस्ट्रेशन और ऑपरेटिंग का जो भी कॉस्ट था, वो कंपनी पर चार्ज कर दिया गया, कंपनी पर आरोपित कर दिया गया। यानी कंपनी के ही बजट से उसकी सैलरी दी जाएगी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के स्टाफ की। क्लियर है। अगला जो चार्टर अधिनियम आता है वो कब आएगा, जाहिर सी बात है 20 वर्षों में ये एक्ट खत्म हो रहा था, इसकी अवधि खत्म हो रही थी। तो इसको या तो रिन्यू करना है या तो स्टॉप करना है। तो देखते हैं क्या हुआ। तो यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी को फिर से 20 वर्षों को ट्रेड मोनोपोली दी गई। सॉरी, ईस्ट इंडिया कंपनी को फिर से नहीं, यहाँ काट दीजिए इसको, कि 20 वर्षों का ट्रेड मोनोपोली समाप्त कर दिया गया। ये थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया गया इसमें। तो इसको समझ लेते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मोनोपोली थी वो पूरी तरह से समाप्त कर दी गई। ठीक है, पूरी तरह से नहीं, आंशिक तौर पर समाप्त की गई, लेकिन जो व्यापार का अधिकार था वो 20 वर्षों के लिए दे दिया गया। ठीक है, मतलब समझते हैं। ध्यान दीजिए, ये वर्ड है चाय के व्यापार व चीन के साथ व्यापार को छोड़कर। इसको आसान भाषा में समझते हैं कि पहली बात तो क्या था कि भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी किसका व्यापार करती थी, वो कॉटन का व्यापार करती थी, मान लीजिए, ठीक है, गन्ने का व्यापार, चीनी का व्यापार करती थी, चाय का व्यापार करती थी, बहुत सारे इंपॉर्टेंट कमोडिटीज़ थी जिनका वो ट्रेड करती थी। उन सब में उसको 1813 तक मोनोपोली थी, एकाधिकार था। लेकिन 1813 के अधिनियम के बाद उनकी मोनोपोली को सीमित कर दिया गया, किस पर, सिर्फ चाय के व्यापार और जो चीन के साथ व्यापार होना था। क्लियर हो रहा है। यानी अभी भी चाय और चीन का जो व्यापार होगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली प्राप्त होगी, लेकिन इसके अलावा जैसे कॉटन हो गया, गन्ना हो गया, कोयला हो गया, इन सब के व्यापार के लिए उनकी मोनोपोली को समाप्त कर दिया गया। यानी अब वहाँ पर कोई और ब्रिटिश कंपनी आकर व्यापार कर सकती है। अब क्लियर हुआ। अगला पॉइंट है कि भारत में इंग्लिश एजुकेशन के प्रसार के लिए 1 लाख रुपए का सालाना बजट निर्धारित किया गया। अब देखिए क्या हो रहा था कि भारत में धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक्सपेंशन बढ़ता जा रहा है, उनका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। तो जाहिर सी बात है उनको
पूरी गवर्नेंस को संभालने के लिए, शासन को संभालने के लिए स्टाफ की आवश्यकता होगी। अब ब्रिटेन से कितना स्टाफ लेकर आएंगे, इसीलिए उनके लिए ये बेहतर ये था कि क्यों ना भारतीयों को ही स्टाफ बनाया जाए, उनको भी मेंबर्स वहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के स्टाफ में उसको शामिल किया जाए। लेकिन भारतीयों को शामिल करने की सबसे बड़ी समस्या थी, सबसे बड़ा बैरियर था लैंग्वेज, क्योंकि भारतीयों को इंग्लिश नहीं आती थी। इसीलिए भारत में भारतीयों को इंग्लिश शिक्षा देने की कोशिश की गई कि पहले इनको 20-25 वर्षों तक इंग्लिश पढ़ाएंगे और फिर जब ये ट्रेंड हो जाएंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी का एकमात्र उद्देश्य था कि भारतीय रिसोर्सेज को इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हिसाब से यूटिलाइज किया जाए। भारतीयों को शिक्षित करने का कोई मतलब इरादा नहीं था, बस उनको प्रशिक्षित करने का इरादा था। ट्रेंड करना है, एजुकेशन नहीं देना है, ट्रेंड करना है अपनी हिसाब से। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पर उसकी शुरुआत कर दी गई और इंग्लिश एजुकेशन के प्रसार के लिए 1 लाख का बजट तैयार किया गया। क्लियर है? थर्ड एक्ट कब आया? 20 वर्ष बाद आएगा, जाहिर सी बात है। तो कंपनी के सभी व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए। यहाँ पर व्यापारिक एकाधिकार क्या किया गया था? यहाँ पर एक व्यापारिक एकाधिकार क्या किया गया था? सीमित किया गया था चाय और चीन पर। अब यहाँ पर चाय और चीन का भी व्यापार मतलब व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया, यानी कि अब किसी भी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली नहीं दी गई। व्यापार कर सकते थे लेकिन मोनोपोली उनकी समाप्त कर दी गई। और यहाँ पर क्या होता, महत्वपूर्ण लिया गया, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे अब भारतीय गवर्नर जनरल यानी कि गवर्नर ऑफ इंडिया कहा गया। और ऐसे पहले गवर्नर कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा डाउट होगा कि बंगाल का गवर्नर, जैसे कि हमने आपको बताया कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल किया गया, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर बंगाल का गवर्नर जनरल होगा। लेकिन 1833 तक आते आते भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव क्षेत्र बहुत बढ़ गया था। मराठा का जो क्षेत्र था उनके कब्जे में आ गया था, मैसूर का क्षेत्र जो कब्जे में आ गया था, हैदराबाद अवध में भी उनका कंट्रोल बढ़ गया था। तो इस तरह से भारत के एक बृहद भूभाग पर, एक लार्ज लैंडस्केप पर उनका कब्जा हो गया था, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो इस सिलसिले में अब केवल बंगाल के गवर्नर जनरल से बात नहीं बनेगी, भारतीय गवर्नर जनरल को लाना होगा। तो इस कड़ी में, इस सीरीज में विलियम बेंटिक को पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। 1833 में ये हुआ। फिर अगला जो चार्टर एक्ट आएगा 1853 में आएगा। इसमें क्या किया गया? जो कंपनी के जो व्यापारिक गतिविधि थी, जो भी ट्रेड एक्टिविटी थी, वो समाप्त कर दी गई। यानी कि आप समझ में आ रहा है कि अब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी केवल और केवल एक पॉलिटिकल एंटिटी बन गई है। कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ को पूरी तरह से रोक लगा दी गई। यहाँ पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो उसका काम क्या था? व्यापार करना। चूँकि व्यापार पर ही रोक लग गई तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी क्या हो गया? भंग हो गया, इसे एबॉलिश कर दिया गया। लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल अभी भी बना रहा, क्योंकि 1853 से लेकर 1858 तक अभी ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर है। तो उस समय जो भारत के जिन जिन क्षेत्रों पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब्जा, तो वहाँ पर प्रशासन तो चलाना ही पड़ेगा ना। तो प्रशासन के कंट्रोल के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का एग्जिस्टेंस अभी बना रहा है। अब ध्यान दीजिए, इसको अगला पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत में इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम की शुरुआत, जिसे आज हम आईएएस एग्जाम या यूपीएससी एग्जामिनेशन कहते हैं, उसकी शुरुआत 1853 के एक्ट में हो गई थी। इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम, भारतीय सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत हुई। ध्यान दीजिए, यहाँ पर सिर्फ प्रावधान किया गया। एक्चुअल में जो सिविल सर्विस एग्जाम शुरू हो पाया वो 1857 की क्रांति के बाद हो पाया। और भारत में पहले सिविल सर्वेंट कौन बनते हैं, सर्वेंट नहीं, सिविल सर्विस अधिकारी कौन बनते हैं? 1861 में, और उनका नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर। क्या नाम था? सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बड़े भाई थे। तो ये पहले भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे, एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर अब समझ में आ रहा होगा कि इंडियन सिविल सर्विस की शुरुआत क्यों? क्योंकि इसके पहले इंग्लिश के एजुकेशन के प्रसार पर ध्यान दिया गया। तो 30-40 वर्षों तक जो इस पर काम किया गया था, तो एक कम से कम जनरेशन इनको ऐसी मिल गई जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल सकता था। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर भारतीयों की शामिल करने के लिए ये एग्ज़ाम की शुरुआत की गई। तो इस तरह से चार्टर एक्ट समाप्त होता। 1853 के बाद जो अगला एक्ट आएगा वो 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसे हम अगले लेक्चर में कवर करें। तो आज हम लोगों ने क्या देखा? हमने आज देखा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसमें बंगाल में कंट्रोल करने की कोशिश की गई। फिर पिट्स ऑफ इंडिया, फिर 4 चार्टर एक्ट देखा। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए ये लेक्चर समाप्त होता है। कल हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू ऑल।